हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JSSP फॉर फिजिक्स। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं कूलाम्स लॉ जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चैप्टर का नाम जो हमारे फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स की बिगनिंग है ये, ठीक है। तो उसका मैं पार्ट 2 लाया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में देखा था कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें हमारी आवाज़ जो थी वो थोड़ी बैठी हुई थी। शायद सुबह उठा था इसलिए गला बैठा था। आज कुछ नहीं, आज फुल एंजॉय से आया हूँ, ठीक है। मस्ती से पढ़ाऊँगा। तो पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाया हूँ, ठीक है। देखते हैं आगे क्या क्या है। थोड़ा नया नया हूँ इसलिए टाइम लगेगा। ये देखो, सन्नी मिस्त्री जी का एक स्पीच थी, उन्होंने कहा था, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जिस प्रकार मैं अपना हौसला बनाए रखा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बिगड़ेंगे, उस पर आप भी हौसला बनाए रखिए कि आपको वहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आप उसे सही समझिएगा और पढ़िएगा। मैं आपको टाइम ड्यूरिंग में उसे पूरा करके दूंगा। मुझे टाइम जाना करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। आगे देखता हूँ। जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा पहला आ गया, ठीक है। पेन को निकाल लेता हूँ, ये पेन आ गया, ठीक है। कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.01 मिलीग्राम की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान होगा। मुझे विद्युत क्षेत्र ई का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्या क्या उसने तेल की बूंद मैंने देखो बनाई है, आपने देखी, गौर किया होगा तो देखा होगा। ये एक तेल की बूंद है, ये बहुत ही छोटी होती है। इसमें मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। वैसे ही बहुत छोटी होती है, आप कहीं गए तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो मिलीग्राम में होता है। जो द्रव्यमान है वो एक मिलीग्राम में है, क्योंकि तेल की बूंद बहुत छोटी होती है, इसका द्रव्यमान मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम एक द्रव्यमान की बहुत छोटी इकाई होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है, ये मान चलो, ठीक है। जो आंसर हमारा दे रहा है वो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये सब एक ऐसा यूनिट है, ठीक है। और जो ये द्रव्यमान की इकाई दे रहा है जो मिलीग्राम, ये एक बहुत छोटी इकाई है, ठीक है। इसको पहले हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। देखते हैं कैसे बदलते हैं, ई का मान कैसे निकालते हैं, वो आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, तेल की बूंद थी, तेल की बूंद पर नीचे भार लगेगा उसका mg लगेगा, ठीक है। ऊपर उस पर फोर्स लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा, F बराबर QE, ठीक है। नीचे जो भार लगेगा mg, मुझे दे रहा था कितना, 0.011, कितने दे रहा था, मिलीग्राम में। मैंने इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया और मैंने जो ये यूनिट थी उसे मैंने किलोग्राम में बदल दिया। जी का मान मैंने 9.8 रखा, मैंने 10 रखा था, थोड़ा 2.08 आंसर आ रहा था, जबकि मुझे विकल्प में आंसर 2.04 दे रहा था। तो मैंने जी का मान 9.8 रखा, तो मेरा आंसर सही है, इसलिए मैं जी का मान 9.8 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉन 3 दे रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा था। क्यू बराबर एनी से हमने किसका क्यू का मान निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन तो हमने पहले वीडियो में बताया था, आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻⁻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 1.6 10⁻19 माइनस का 19, ठीक है, 10⁻⁻⁻19। एम का मान मिलीग्राम में दे रहा था, डेट इज मिलीग्राम, mg मतलब वो नहीं है, मिलीग्राम में। तो 0.01 इंटू 10⁻⁻6 से गुणा किया तो मैंने इसे किलोग्राम में प्राप्त कर लिया, ठीक है। जो ऊपर की फोर्स लग रहा था वो क्यू ई लग रहा था, और नीचे जो फोर्स लगा वो एम जी लग रहा था। दोनों फोर्स को मैंने इक्वल कर दिया, यहाँ से मैंने ई बराबर निकाला तो एम जी अपान क्यू आ गया, ठीक है। एम जी अपान क्यू आ गया, एम जी अपान क्यू मुझे ई क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, विद्युत क्षेत्र से कह रहे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमसे पूछ रहा था। तो ई बराबर एम जी अपान क्यू कर लिया। एम जी का मान मैंने ऊपर निकाला, जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा, ये पुटअप कर दिया। क्यू का मान मैंने ये पुटअप कर दिया। जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 2.04166 आता रहेगा, इंटू 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर आ रहेगा, क्योंकि मैंने सब यूनिट किस में कर ली, SI में कर ली थी। तो जो आंसर आएगा वो हमारे किससे आएगा, SI यूनिट में आएगा, ठीक है। तो 2.04 इंटू 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अगला देखते हैं, ये आया। थोड़ा पेन का कलर भी चेंज करते हैं, रेड लाइट। एक वर्ग इसके दो विपरीत कोणों पर क्यों रखे हैं, आवेश क्यों रखे हैं। दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश
स्मॉल क्यू रखे हैं। यदि किसी क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो क्यू बाई क्यू का उसने रेशियो पूछा हमसे, क्यू बाई क्यू का उसने रेशियो पूछा है, ठीक है, क्यू बाई क्यू का उसका रेशियो पूछा है। ये देखो मैंने निकाला है, इसको कैसे निकाला वो मैं समझा रहा आपको, समझो। एक पहले वर्ग बनाया मैंने, ये देखो, इस पे मैंने कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, उसने कहा था तो विपरीत कोणों पे आवेश रखें तो मैंने रख लिया, कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, उसने कहा था, ठीक है। उसने हमें इसकी रेडियस नहीं दी बल्कि मैंने एक मान ली, तो छोटी का रेडियस मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कह रहा था कि मुझे इस पर पूछ कह रहा था मुझे क्यू कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो पूछ रहा था, ठीक है, मुझे इसका रेशियो पूछ रहा था। तो मैंने किसी एक पे फोर्स निकाल लिया। कैसे? देखो ए बी सी मैंने नाम डाले, ए डाला, ये बी डाला, एक्स जी डाला, डी डाला। मैंने बिंदु क्यू पर मैं नेट फोर्स निकाल लेता हूँ। जब बिंदु क्यू पर जो नेट फोर्स निकाला है, इस पर निकाल लो, कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स निकाल लो, कोई जरूरी नहीं मैंने इसमें निकाला तुम इसमें भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाला ये देखो। सर्वप्रथम जो एफ ए है वो ऊपर की उस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, एकदम दूर भाग गए। ये देखो एफ ए लग गया ऊपर की ओर, एफ सी ये भी पॉजिटिव, ये भी यहाँ पर रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी यहाँ से रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल कर गए। इसके बाद हमने एफ ए एफ सी एफ डी बी इस तीनों के जो मान निकाले, कैसे निकाले, हमने कूलाम के नियम से निकाले, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, डेट इज कि क्यू क्यू होता है कौन सा 1.45 साइन नॉट Q1 Q2 बाई आर उसका 1.45 साइन नॉट को हम के कह सकते हैं, कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था ना, 1.45 साइन नॉट भी इसे कह सकते हैं। हमने कहा कौन इतना लिखे, यहाँ पर के लिख दो ना शॉर्टकट वैल्यू में, ठीक है, तो मैंने के लिख दिया। दो चार्ज थे या फिर कितने इनके और इनके बीच में लग रहा है, तो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, रेडियस मैंने एक इसलिए मान ली इससे कि मेरे जान डेरिवेटिव ना मिले, तो एक कर लिया ना, कितना आया एफ क्यू क्यू बराबर एफ ए, ये फोर्स एफ है, ठीक है, एफ है, एफ सी निकाली, एफ सी भी ये फोर्स निकली, दोनों फोर्स बराबर आए। जो दोनों फोर्स हैं वो कैसी आए, दोनों फोर्स बराबर आए। जब दोनों फोर्स बराबर आई तो मैंने दोनों फोर्स को एफ मान लिया, एफ मान कर मैंने इनका रिजल्टेंट निकाला। याद रखना जब दो फोर्स बराबर हो, ये फोर्स थी, मैंने यहाँ पर गई थी एफ सी, एक इधर फोर्स थी जो यहाँ पर थी, कौन सी एफ थी, एफ ए थी ना, यहाँ पर एफ ए थी। दोनों फोर्स कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। इसका मान भी हमने एफ निकाला, इसका मान भी एफ आया, देखो एफ है, क्या दोनों फोर्स बराबर, मैंने एफ मान लिया। तो जो इनका रिजल्टेंट है वो 20 से स्ट्रेट लाइन जाती है, हमेशा देखना एफ रिजल्टेंट हमेशा 20 से एक स्ट्रेट लाइन जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब हमेशा से मतलब कि टेम्परी में याद कर लो कि 90 अंश का बीच में 90 गए तो 90 अंश का कौन बनेगा, एक ये फोर्स था, ये फोर्स था, दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो हमेशा 20 रिजल्टेंट जाएगा, वैसे 9 ये जाएगा, ठीक है, 45 अंश पे जाएगा रिजल्टेंट हमेशा। आपने पढ़ा होगा वेक्टर वाले में, फर्स्ट ईयर में ही था कि एफ रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट, ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर में था ना, एफ रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। मैंने इसमें क्या कुछ नहीं किया, F1 और F2 को मैंने एफ माना था, ऊपर मैंने एफ मान रख दिया, यहाँ पर एफ 2F स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है यार, ये तो पता होगा ना, कॉस 90 का मान 0 होता ना, ये तो पता होगा ना, ये तो पढ़ा होगा ना, ये तो 9 से पढ़ के आते हैं हम लोग, ठीक है, तो पता होगा, उम्मीद करता हूँ पता होगा। तो कॉस 90 का मान 0 होता है तो पूरा करना 0 हो जाएगा, यानी खत्म, ये बचा कितना, ये 2F स्क्वायर हो जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा तो अंडर रूट 2F हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर से एफ हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एफ का मान पुटअप कर दिया कि क्यू क्यू, ये एफ का मान था, एफ का मान मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, एक रिजल्टेंट प्राप्त हुआ, एक रिजल्टेंट प्राप्त हुआ किसके किसके बीच, एफ ए, सॉरी नया नया मैंने आपसे पहले भी कहा है, एफ ए और एफ सी के बीच जो रिजल्टेंट आया, ये एफ रिजल्टेंट जो आया है वो कितना हमारा आया है, वो आया अंडर रूट 2 KQ क्यू, ठीक है। लिख नहीं पाया सही से, थोड़ी कमी रही, कोई बात नहीं, इतना इसका रिजल्टेंट आ गया। अब इसमें क्या क्या उसने कहा तीनों निकाय जो है वो संतुलन में है। एक बात याद रख लीजिएगा, कभी भी दो एक कोण दे दें बराबर हो 90 पे हो तो हमेशा इसको याद कर लिए, कभी कब निकालेंगे आप रिजल्टेंट इसका, वो विकल्प भी उससे आपको याद होना चाहिए कि F√2 उसका रिजल्टेंट होता है। जब कोई 90 अंश पे दे दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट हमेशा आप F√2 निकालेंगे। उसने कहा था निकाय संतुलन में तो तीनों बलों का योग क्या होगा, निकाय संतुलन में तो तीनों बलों का योग क्या होगा, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो ये तो रिजल्टेंट था, इसको बी को जोड़ दिया। जब दोनों को हमने ऐड किया, एडिशन किया दोनों का,
तो मैं इसको इधर लाया तो माइनस का के क्यू स्क्वायर हुआ, जब इधर लाया वो क्या हुआ, एक माइनस का के क्यू स्क्वायर के टर्म में आंसर आ गया, ठीक है। और इसमें क्या गया, जब मैं इसको इधर लाया तो मैंने के से के काटा पहली बात, तो क्यू से क्यू काटा, तो मुझे क्यू बाई क्यू के अनुपात में पदों में आंसर चाहिए था, मैंने उसका रेशियो निकाल लिया, वो माइनस का 2√2 आया, जो शायद हमारा ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन हमारा बी है। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी दे रहा था ना, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही सॉल्व किया, ठीक है, बी दे रहा था, ठीक है। अब अगला सॉल्व करते हैं, टाइम बहुत जल्दी हो रहा है, वीडियो बड़ी बने तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक निश्चित दूरी पर क्या कह रहा है, देखो पढ़ो, इसी पे लेता हूँ, ये नहीं ये लेता हूँ, ये वाला, ये एक निश्चित दूरी आर पर एक निश्चित दूरी आर पर स्थित दो समरूप धातु के गोले +4q, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आगे इसका सोल्यूशन भी दूंगा मैं, +4q पर -2q है, गोलों के बीच आकर्षण बल F है, यदि दोनों गोलों को स्पर्श करा पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा। स्पर्श करा पुनः उतनी दूरी पर रख रहा है, याद रखना आप, ये मैं क्वेश्चन भी आगे करूँगा, आप पढ़ लीजिए फिर से लैंग्वेज, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q, गोलों के बीच आकर्षण बल F है, यदि दोनों गोलों को स्पर्श करा कर पुनः उसी दूरी आर पर रखा जाए तो उनके बीच बल, यानी कि नया बल पूछ रहा हमसे, ठीक है, नया फोर्स, जिसे हम एफ डैश भी कह सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका डी ऑप्शन सही है, आगे देखते हैं कैसे है, ये देखिएगा, दो समरूप धातु के गोले हैं, दो समरूप धातु के गोले जिनके बीच की रेडियस मुझे आर दी है, बीच की जो रेडियस है वो आर दी है, ठीक है, रेडियस नहीं है, इसे डिस्टेंस कहेंगे, डिस्टेंस, सॉरी मैं गलत बोला, इसे डिस्टेंस कहेंगे, जो दूरी है वो आर दे रहा है, ये माइनस का 2q है, 2q, ये प्लस का 4q, ये प्लस का 4q, मैंने यहाँ पर कूलाम के नियम से पहली शर्त क्या था, ये दो समरूप धातु के गोले थे जिन पे आवेश थे, बीच की जो डिस्टेंस थी वो आर थी, तो मैं फोर्स निकाला वो कूलाम के नियम से F K1Q2/r², तो के दो चार्ज थे वो 4 में × 2q का मल्टीप्लाई किया तो 8kq²/r², ये आ गया, ठीक है, इस टर्म में मुझे आंसर मिल गया। सेकेंड शर्त कह रहा था कि इन धातुओं को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दें, इन्हें हम स्पर्श करा कर पुनः उतनी दूरी पर रख दें तो नया फोर्स क्या होगा, नया बल क्या होगा, तो मैंने इन्हें स्पर्श कराया पुनः उतनी दूरी पर रख दिया, यानी मैंने यहाँ पर आया और ये मतलब यहाँ पर स्पर्श कराओगे तो जो नया जो चार्ज होगा Q, वो में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4q माइनस का 2q आ जाएगा, हमें चूँकि Q चाहिए था तो मैंने Q/2 आ गया हमारा, ये नया दो चार्ज आ गए। जब हमने धातु के गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा, हमने गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा तो ये दो नए आवेश आ गए, जब रखा तो आवेश आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, पुनः उतनी दूरी पर लाएंगे उसे हटाएंगे तो आवेश आधा आधा हो जाएगा, ठीक है, तो इसे मैंने Q/Q मान लिया, ठीक है, इसको Q, इसको Q, इसको Q, इसको क्यू, उसको क्यू मान लिया, ठीक है। तो मैं कूलाम के नियम से क्या किया, एफ डैश इक्वल टू के क्यू, कूलाम के नियम से एफ डैश इक्वल टू KQ/r², तो F K²/r²। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये जो हमारा आंसर आया क्या आया, नया फोर्स एफ डैश आया, मैंने इसको एफ डैश माना है, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू इतनी वैल्यू देखिएगा, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, आप खुद ना देखिएगा, ये KQ²/r², KQ/r², इसलिए मैंने इसको QQ मान लिया था। आपका अब मन में आया होगा कि Q/2 नया आवेश आया, आपने इसको ये क्यों मान लिया, क्योंकि आंसर मुझे बहुत में क्यू आवेश में फॉर्म में आंसर दे नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ उसका, तो मैंने इसको मान लिया, स्मॉल क्यू मान लिया मैंने दो आवेश, ठीक है। और मैंने इसका ये पुटअप जो KQ² है, जो एफ डैश है, इसका मैंने यहाँ पुटअप कर दिया, यानी F इक्वल टू 8 एफ डैश, मुझसे एफ डैश नया बल पूछा था, जो एफ डैश होगा वो क्या हो जाएगा, F/8 हो जाएगा, जो एफ डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F/8 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार फिर से समझाओ क्या, इसमें यही चीज़ था, क्या चीज़ नई चीज़ थी, जो ये मान पुटअप करना था मुझे, यहाँ पर मैंने इसको स्पर्श कराकर पुनः अपनी दूरी पर रखा तो मैंने इसको क्यू मान लिए, और जो ये जो चीज़ थी ये इम्पोर्टेंट, इसका मान मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया, जो कि मैंने इसको एफ डैश माना था, यानी 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 एफ डैश इक्वल टू एफ हो जाएगा, इक्वल टू एफ, तो यहाँ पर ये एफ डैश है ना, ठीक है, तो एफ डैश का जो मान निकालोगे वो क्या हो जाएगा, वो F/8 हो जाएगा, इतनी बात तो पता होगी ना, ठीक है। अगला देखते हैं, दो समान आवेशों, देखो
दो समान आवेशों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, वो आ गया नहीं ऊपर से आप ध्यान देना ना। दो समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक Q आवेश रखा है। इसे मैंने अलग तरीके से किया, अपने स्टाइल में देखना तो आप उसको एकदम बिल्कुल मस्त फर्स्ट क्लास। दो समान आवेशों Q व Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य एक आवेश Q रख दिया जाए। इन तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है, ये बात याद रखना। इन तीनों आवेशों का जो निकाय है वो संतुलन में है। ये बात कभी कभी हिंट में देता है, याद रखना ये बात, हल्की में नहीं देता वो। तो Q का स्मॉल Q का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेगा आगे देखिएगा। इसका स्मॉल Q का मान ये देखो, मैं निकाला भी स्मॉल Q का मान। देखो उसने मुझे क्या कहा था कि एक प्लस Q चार्ज, एक ये प्लस Q चार्ज, ठीक है। इनके बीच की उस सेपरेशन में 2r मान लिए, जो बीच की उस सेपरेशन यानी दूरी जिसे डिस्टेंस कहते हो तुम लोग, वो 2r मान लिए, ठीक है। अब उसने कहा इसके मध्य में स्मॉल Q रख दिया जाए, तो मैंने मध्य में स्मॉल Q रख दिया जाए। जो मध्य में रखेगा तो उसकी डिस्टेंस जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी। मैंने 2r मानी थी, इसके मध्य में स्मॉल Q रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 8 होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी। इतनी बात तो पता होगी ना, ठीक है। अब कह रहा निकाय संतुलन में, आपने याद रखा होगा निकाय संतुलन में, मैंने उसको ऐसे भी कहा था। तो निकाय संतुलन समझिए, हम किसी एक आवेश पर नेट बल निकाल लें, हम प्लस Q पर निकाल ले रहे हैं, तो प्लस Q पर जो फोर्स B लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। उसने कहा मुझे निकाय संतुलन में, आप भी मुझसे बताना, अरे ये प्लस Q, ये जो स्मॉल Q है मुझे पता नहीं, इसका मान निकालना है, किस में मान ये नहीं पता मुझे। अरे ये प्लस में होता तो ये इसी तरफ फोर्स लगाएगा, प्लस प्लस रिपल करेगा, अरे वो इसी तरफ फोर्स लगाए तो निकाय का संतुलन रहेगा। यदि ये इसी तरफ फोर्स लगाए तो क्या निकाय संतुलन में रहेगा, नहीं रहेगा। यदि ये माइनस का हो और ये अपनी तरफ इसको ट्रीट करे तो निकाय संतुलन में होगा। ये बात मुझे उसने कहा नहीं क्यों निगेटिव में कि पॉजिटिव, मैंने सोचा कि यदि ये पॉजिटिव होगा तो इसे बारीक को फोर्स लगा देगा, अरे बारीक को जब ये फोर्स लगाएगा तो निकाय संतुलन का होगा, सब इसे फोर्स बारीक को लगा रहता है, ये भी बारीक को चला जाएगा, कोई दिक्कत फिर हो जाएगी, दिक्कत बहुत हो जाएगी, निकाय संतुलन नहीं होगा। जो क्वेश्चन हमारी लैंग्वेज दे रहा था वो गलत हो जाएगी। यानी इसे मुझे माइनस में रखना है, मैं निगेटिव लिखा भी इसको, मैंने Q का मान निगेटिव में रखा है, मुझे पता है Q का मान निगेटिव आएगा, जो कुछ माना है उसमें निगेटिव लगा दूंगा मैं, इससे मैंने देख लिया चित्र से। अब जो माना आएगा उसमें निगेटिव कर दूंगा, देखते हैं। कूलाम के नियम से मैंने इन दोनों के बीच पर से ये फोर्स एफ बी लग रही थी, तो एफ बी पहले निकाल लिया, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, ये क्या फोर्स लग रही थी, इधर एफ सी फोर्स लग रही थी। पहले एफ वी निकाल, इलेक्ट्रोसिटी फोर्स था एफ ई, ये कूलाम के नियम का सूत्र होता है, इसमें पहले हमने एफ वी निकाली, ये एफ वी फोर्स निकली, फिर मैंने एफ सी फोर्स निकाली, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, यहाँ से यहाँ पे आने पर 2r है, इनके बीच सेपरेशन कितनी है, r है, तो ये आर स्क्वायर ये क्या है, और ये आर स्क्वायर होता है 4r स्क्वायर रहेगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर दिया, जब इन दोनों को बराबर करोगे तो Q के कट जाएगा, Q कट जाएगा, तो हमें Q का हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉल Q चाहिए था, याद है हमें स्मॉल Q चाहिए, तो स्मॉल Q बराबर क्या रहेगा, Q/4, अर्थात हमें Q का मान निगेटिव पता था यहाँ से, तो -Q/4 कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। कैसे पता चला, मैं आपको Q का मान निगेटिव मन से कर लिया, हमने आपको चित्र में समझाया है। यदि ये भी पॉजिटिव हो तो इसे बाहर की ओर सब फोर्स लगा देंगे, जब सब लोग बाहर की ओर सब फोर्स लगा देंगे तो वो क्या निकाय संतुलन होगा, सिस्टम इज नॉट संतुलन, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। यदि अनबैलेंस्ड हो गया तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ रहेगा, तो हम ए पर जो नेट फोर्स निकाल ले वो गलत हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे निगेटिव रखा जो इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ठीक है। और समझे में आया होगा, Q का मान निगेटिव निकला, उसमें माइनस चिन्ह साइन कर देंगे। शायद ये ऑप्शन हमारा बी था, देखना ये ऑप्शन हमारा बी नंबर था, बी। आगे देखते हैं, आओ कह रहा दो बिंदु आवेश पहले वायु में, पहले एयर में, किस में रखे, पहले उसने एयर में रखे हैं, फिर उसने के परावर्तांक वाले माध्यम में उतनी परस्पर दूरी पर रखे हैं, के परावर्तांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे हैं। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करना। पहले उसने वायु में रखा है, फिर उसने के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा है, और दूरी कितना, सेपरेशन दोनों में सेम है, दूरी सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, जो दूरी है वो सेम है। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच क्या कह रहा है, आवेशों के बीच बलों का अनुपात पूछा है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। आंसर मैं पहले बता देता हूँ, किस लिए बता देता हूँ, कई चांस कोई वीडियो देखे पॉज करके उसको आंसर चाहिए हो तो उसे पता चल जाए कौन सा आंसर है।
इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, हमने कहा दो आवेश थे, पहले इन्हें इसने एयर में रखा, ठीक है, ये रखे दो, अरे यार ये पहले थे और दो आवेश थे, इन्हें पहले मैंने एयर में रखा है, ठीक है। जब एयर में रखा, इनकी दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, स्मॉल आर है, और ये 1 निर्वात में रखें। अब इनके बीच जो कूलाम का फोर्स है, क्या पहली शर्त वायु में लिखा है, इसमें पहली शर्त वायु में लिखा भी इसने, फिर क्या दिक्कत है। तो कूलाम के नियम से क्या होगा, ये 1 इसको फोर्स में नाम रख लिया, 1/4πε0। अब उसमें के क्यों नहीं रखा, या इसमें यही तो खेल है, उसने के प्राव्योतांग में रखा पहले, फिर उसने इसमें एयर में रखा, तो इसमें इसको हम लुप्त कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसलिए मुझे इसको रखना पड़ा है, मुझे के नहीं, इसका पूरा मान रखना पड़ा, जो मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। के का मान यहाँ पर के और रहता है, आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर के का मान बंद हो जाएगा, बन कैसे, एयर या वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए, आप याद कर लो, नहीं पता होगा, एयर या वैक्यूम के लिए के का मान होता है वो बंद होता है, इसलिए यहाँ पर के का मान बंद हो जाएगा। तो कितना आया, तो फोर्स आएगा, फोर्स 1 आएगी, फोर्स 1 कितनी आएगी, जो फोर्स 1 आएगी वो आएगी F1 इक्वल टू, जो फोर्स 1 आएगी वो आएगी F1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सेकेंड शर्त कह रहा था मुझसे प्रावृतांक के वाला माध्यम, उसमें रख दें, दूरी सेम है भाई, इसमें भी। अब इसने प्रावृतांक बीच में रख दिया, इसमें कोई प्रावृतांक वाले माध्यम में इसने रख दिया, रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, पर प्रावृतांक के लिए के जो है उसका 1 नहीं होगा, तो 1/4, इसके लिए कूलाम का नियम होगा, तो F2 इक्वल टू 1/4πε0 के हो जाएगा। आवेश तो वही रखेगा, दूरी वही है, जब में डिवाइड करेंगे तो ये सेम टर्म ये भी कट जाएगा, ये भी 4π कट जाएगा, पर ये बच जाएगा, ये के बच जाएगा, यहाँ पर एक 1 बच जाएगा। जब F1 रेशियो F2 निकालेंगे तो के रेशियो 1 का आ जाएगा, जो ऑप्शन बी था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, ऑप्शन बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, मैंने बहुत ही तारीफ की है। अरे तो लोग उसका आंसर कर लेते हैं, क्या करते हैं, किसी वैद्यरोधी माध्यम का प्रवर्तांक है वो 6 होता। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी वैद्यरोधी माध्यम जो प्रवर्तांक होता है वो सदैव इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ये नहीं यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया होता, 6 की जगह 2 दिया होता, वो सही हो जाता। इसमें 1 से बड़ी वैल्यू नहीं 6 दी गई, इसलिए यहाँ पर 6 सही है। हमेशा विद्युतरोधी माध्यम का जो परावर्तन होता है वो के का जो मान होता है वो हमेशा 1 से ग्रेटर देन होता है, 1 से ऑलवेज बड़ा होता है। थोड़ा आगे पेज दिया खाली, इसमें डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ करना, आगे ध्यान रखूँगा, छोटा करूँगा। विद्युतरोधी परावर्तन के लिए जो के का जो मान होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है 1 से, ठीक है। ऊपर आता है, यहाँ पर सब कुछ करना जो कुछ करना है, ठीक है। यदि यहाँ ऑप्शन में इसकी जगह पे 1 दे देता, 1 नहीं 2 दे देता, 3 दे देता, 4 दे देता, तो मैंने सही कर देते हैं। 1 से बड़ा मान है वो एक विद्युतरोधी माध्यम का परावर्तन हो सकता है, 1 से बड़ा कह रहा हूँ मेरे पे, 1 नहीं 1 से बड़ा। -3 1 से छोटा है, 0 छोटा है 1 से, -3 1 से छोटा है, 0 1 से छोटा है, 0.7 छोटा है, 6 1 से बड़ा है। इट इज आंसर। अगला देखते हैं, वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य पराविद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। कॉन्सेप्ट है, आपने थ्योरी मन से पढ़ी हुई तो अब इस क्वेश्चन कर लोगे, वरना आप आंसर कर लोगे, घट जाएगा बस, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मन से याद होगा, अच्छा नहीं पढ़ा तो मैं किस लिए हूँ, बताता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, मैं लेके आया हूँ, लिखता हूँ आपको, बेट सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको। जो फोर्स है वो 1/मीडियम के, एप्सिलॉन मीडियम। जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एप्सिलॉन मीडियम के। एप्सिलॉन मीडियम को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसको, हम एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं। हम इसे क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, इसे हम एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी से कह सकते हैं। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/एप्सिलॉन, अर्थात एप्सिलॉन की मान बढ़ेगा, फोर्स अपने आप घटेगा। मैं लिखा एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता परमिटिविटी या मीडियम, एप्सिलॉन क्या, परमिटिविटी या मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, अतः एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान घटेगा। हम लोग पढ़ते आए हैं, देखो यहाँ पर
फोर्स हमने कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/एप्सिलॉन, अर्थात एप्सिलॉन एम का मान बढ़ेगा, फोर्स का मान घटेगा। अब कोई कहेगा कि फोर्स का मान घटेगा क्यों यार, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है 1/, के फिर क्यों? तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा घट जाएगा। क्या आंसर होगा? घट जाएगा। आगे देखते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अरे आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसको। बस ये आपसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो आप कितना विनम्र कर रहा हूँ आपसे। और अभी के लिए इतना ही, बाय।